हेलो दोस्तों, ये वीडियो रिच डैड पुअर डैड सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। अमीर बनने का लॉ नंबर 3 है, अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए लगी रहती है कि वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। कई लोग तो ज़िंदगी भर काम करने के बावजूद अपने लिए कुछ नहीं रख पाते। हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों के अंदर एकेडमिक स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, जिससे हमें अच्छी खासी नौकरी मिल सके और ऐसे ही हमारी लाइफ हमारी नौकरी और सैलरी से कंट्रोल होने लगती है। इसके बाद भी अगर आदमी बहुत ज़्यादा कमाना चाहे और प्रमोशन चाहे तो वो बेहतर ट्रेनिंग ले लेते हैं। वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, लेखक बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यता उन्हें पैसे कमाने तो देती है, लेकिन ध्यान रहे वो लोग पैसों के लिए काम करते हैं। जैसे कि लॉ नंबर 2 में हमने ये देखा था कि समझदारी इसी में है कि आप पैसों के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करे। आपका बिजनेस और आपका प्रोफेशन दोनों बहुत ही अलग है। अक्सर लोगों से जब पूछा जाता है कि आपका बिजनेस क्या है और वो ये कहते हैं कि वो एक बैंकर है, और जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो बैंक के मालिक है तो जवाब आता है नहीं, वो वहाँ 9 to 5 जॉब करते हैं। तो ऐसे ही लोग अपना प्रोफेशन और बिजनेस को सेम मान लेते हैं। हो सकता है कि उनका प्रोफेशन एक बैंकर की हो, लेकिन सॉरी टू से उनका बिजनेस ज़ीरो है। अगर आपको फिनेंशियली स्टेबल होना हो तो अपने काम से काम रखना पड़ेगा। जैसे कि रूल नंबर 1 पे ये बोला गया था कि एसेट यानी संपत्ति और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच अंतर होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अंतर समझ नहीं पाते हैं और अपने दायित्व यानी लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। उधर अमीर लोग हमेशा संपत्ति यानी एसेट पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के बीच में ये चीज़ ज़रूर है कि उनको अपना स्टेटस पूरी सोसाइटी को दिखाना है। इसी के कारण वो अपना दायित्व यानी लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं। ज़्यादातर लोग फिनेंशियली बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। वो लोग ज़्यादा आर्थिक जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसीलिए उनका कोई आर्थिक आधार भी नहीं होता। वो लोग अपने नौकरी पर ही चिपके रहते हैं और बाद में खुद को ही कोसते हैं। बहुत सी केसेस में ये देखा जाता है कि जब कंपनी बंद हो जाती है तो फिर आदमी का लायबिलिटीज़ ही उनको जिंदा मार देती है। 1 या 2 साल पहले खरीदी हुई घर, कार उनको जिंदा मार देती है। नौकरी चले जाने के बाद उनके पास जीवन यापन के कोई भी आधार नहीं बचते। जो इधर देखने वाली चीज़ है कि जिसको वो संपत्ति मान रहे थे वो पैसों के संकट में उनके समस्या को समाधान नहीं कर सके। ज़्यादातर लोग सेविंग्स के लिए बैंक में पैसे रखते हैं या फिर FD यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन इससे भी रिटर्न कुछ खास नहीं आता है। इसीलिए अगर आप फाइनेंशियली डेवलप ना हो तो बाद में ज़रूरी समय पे आपको अपनी लायबिलिटीज़ यानी कि मकान, गाड़ी ये भी बेचना पड़ सकता है। और हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि लायबिलिटीज़ के मूल्य एक बार खरीदने के बाद अगर आप उसे बेचना चाहो तो खरीदी हुई रकम से बहुत ही कम रकम आपको मिलेगी। इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने भी हमेशा अपने काम से काम रखने के लिए बोलते हैं। दिन के नौकरी ज़रूर करें अगर आपको नौकरी पे इंटरेस्ट है तो, पर धीरे धीरे एसेट पे यानी कि संपत्ति पे भी ध्यान दें और उसको भी खरीदना शुरू करें। और ऐसी चीज़ों से बचें जिसका कीमत घर लाने पर कम हो जाए। सपोज़ आप ये कार खरीद के घर लेके आए हो, याद रखना घर लाने के बाद उसका कीमत करीबन 25% तक कम हो जाती है, तो ये एक असली संपत्ति नहीं है। यंग जनरेशन के लिए एक ही सलाह है कि अपने खर्च ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और लायबिलिटीज़ की जगह एसेट पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इसलिए हर पेरेंट्स से यही उम्मीद है कि वो अपने बच्चों को स्कॉलिस्टिक और बिहेवियरल नॉलेज के साथ साथ एसेट यानी कि संपत्ति वाले कलम को कैसे भरे इसका भी पूरा सजेशन दें। इसके पहले कि बच्चे घर छोड़े, शादी करे, फैमिली स्टार्ट करे, अपने नौकरी को पकड़ के जी ले और घोर आर्थिक संकट में डूब जाए, उनको ये सीख देना ज़रूरी है। बहुत से यंग कपल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नौकरी पे डिपेंड करके अपना घर बसा तो लेते हैं, लेकिन बाद में खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं और सालों से कर्ज में डूबे रहते हैं।
अभी आप लोग ये सोचते रहे होंगे कि अगर घर, कार, फर्नीचर ये सब आपकी असली संपत्ति नहीं है तो संपत्ति आखिर क्या है। तो आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट है जिसके आधार पे असली संपत्ति क्या है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिजनेस जहां आपको काम करना ना हो, जहां दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। अगर आपको काम करना पड़े तो ये बिजनेस नहीं, ये आपकी नौकरी होगी। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्कूल में टीचर हो तो आप ये ज़रूर बोलते हैं कि ये मेरा स्कूल है, लेकिन असल में वो स्कूल आपका नहीं है, आप सिर्फ उधर नौकरी करते हो और स्कूल के मालिक यानी कि डायरेक्टर वो उधर बिजनेस करते हैं। आपके टीचिंग स्किल की वजह से अगर स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आने लगे और स्कूल की डेवलपमेंट होती रहे तो प्रमोशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट के कुछ ही हिस्से मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उस स्कूल के डायरेक्टर। नंबर 2, स्टॉक यानी कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदना और उसे बेचना। इसके लिए आपको मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से जांच लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर से प्रॉफिट जो बहुत ही ज़्यादा आते हैं लेकिन उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर भी है। इसलिए स्टॉक के बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा और उससे बहुत ही अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नंबर 3, बॉन्ड। शेयर खरीद के आप कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं और बॉन्ड खरीद कर आप इसे जारी करने वालों को एक उधार देते हैं। गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक से पैसे लाने के लिए कुछ बॉन्ड रिलीज़ करते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट पब्लिक को देते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होते हैं लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से बहुत ही कम आते हैं। और बॉन्ड के हिसाब से गवर्नमेंट आपको एक कूपन देते हैं। अगर आपने किसी बॉन्ड पे 1 लाख रुपए का निवेश किया है और आपके कूपन है 8%, तो बॉन्ड मैच्योर होने तक हर साल आपको 8,000 रुपये मिलते रहेंगे और बॉन्ड मैच्योर होने के बाद आपको आपकी पूरे पैसे यानी कि 1 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे। नंबर 4, इट्स म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर बाज़ार की ज़्यादा समझ नहीं है तो आप म्यूचुअल फ़ंड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फ़ंड में जो इंडेक्स फ़ंड है वो बहुत ही लाभदायक है। मिस्टर वॉरेन बफेट का भी यही मानना था। जिन लोगों के पास म्यूचुअल फ़ंड को स्टडी करने के लिए वक्त नहीं है वो लोग इंडेक्स फ़ंड में ईजी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड दरअसल एक कंपनी है जो आप जैसे 1000 लोगों से पैसे इकट्ठा करके वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए एक फाइनेंशियली लिटरेट मैनेजर भी होते हैं जो कि बारीकी से स्टॉक और शेयर को जज करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज खुद के खाते में रख के बाकी सब इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, जिसे किराए पर देके आपके पास पैसे आ सकते हैं। नंबर 6, किसी को ब्याज पर दिया हुआ पैसे, जिससे आपको निश्चित पैसे मिल सके। नंबर 7, बौद्धिक संपदा, जैसे संगीत, आपकी लिखी हुई कोई कविता, पेटेंट और आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 8, और ऐसी चीज़ जो आमदनी देती हो, जिसका मूल्य बढ़ जाता है, जैसे कि ज़मीन, गोल्ड एट्सेट्रा। दोस्तों, बहुत सारे लोग नौकरी ना मिलने की वजह से अपने अपनी कंपनी खोल लेते हैं लेकिन उसे टिका नहीं पाते। 10 में से 9 कंपनी 5 साल के बाद बंद हो जाते हैं। सो अगर आपके अंदर कंपनी खोलने का और खुद के बिजनेस को बढ़ाने का इच्छा हो तो ही अपनी कंपनी खोलें। दोस्तों, इधर अपने काम से काम रखने का मतलब है अपने एसेट वाले कॉलम पे इन्वेस्ट ज़्यादा करें और जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तो ईजिली आप लग्जरी चीज़ को खरीद सकते हो। इस बारे में एक बात कहनी है कि अमीर लोग हमेशा बाद में लग्जरी चीज़ों पे अपना पैसा खर्च करते हैं, जहां गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग हमेशा पहले ही लग्जरी चीज़ों पे अपना पैसा खर्च कर देते हैं ताकि घर, कार, फर्नीचर ये सब खरीद के वो अमीर दिख सके। वो अमीर दिखते तो ज़रूर है लेकिन असल में वो उधार की दलदल में ही फंसे रहते हैं और अमीर लोग पहले अपनी संपत्ति वाले कॉलम को भरते हैं और बाद में अपनी लायबिलिटीज़ को खरीदते हैं। एक बार अगर आप बिजनेस पर अपना निवेश कर लेते हैं तब आप उसके ऊपर जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है, जो भीड़ में उनको सबसे अलग रखता है। इधर ही उनको अपने काम से काम रखने के लिए इनाम मिलते हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, थैंक यू एंड